Assalamualaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. आज फ्राइडे है एंड जैसे कि आप सबको पता है स्टॉक मार्केट के 2 सेशंस होते हैं फ्राइडे को. पहला सेशन शुरू होता है 9:15 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर जुम्मरा ब्रेक होती है एंड देन 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सेकंड सेशन है. So looking at this chart we can see कि आपकी जिस तरह मैंने कल बताया था ना आप लोगों को कि सपोर्ट हमारी 1,18,000 पॉइंट्स पे है एंड रेजिस्टेंस इज एट 120,000 पॉइंट्स. सो वी कैन सी कि जब भी आपका ग्राफ स्टार्ट्स रीचिंग द 120,000 पॉइंट्स मार्क and it starts falling from there, taking a correction. लेकिन one thing I want to remind you guys, ये एक बहुत छोटा एरिया है. मतलब it's like what 1.5%, not even 1.3%, 1.7% का मतलब ये इंडेक्स का एरिया है जहाँ से करेक्शन लेता है, सपोर्ट लेता है, करेक्शन लेता है, सपोर्ट. तो यहाँ से इट डजंट रियली मैटर ऑन एन इंडेक्स लेवल कि आप एंट्री पॉइंट कहाँ लेते हैं, बिकॉज इट्स कंसोलिडेटिंग विद इन अ वेरी स्मॉल रेंज. 1-2.5% क्या होता है, राइट? डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. दिस इज बिकॉज हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं, क्या कहते हैं, आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेल सो फार. आवर गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड टू कीप अ लॉट ऑफ देयर पॉलिसीज. उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज एम्प्लॉय किए हैं सिंस देव कम इनटू पावर. उन्होंने इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, इंटरेस्ट रेट्स गिरते जा रहे हैं एंड द इकोनॉमी इज डूइंग वेल सो फार. सो मूविंग ऑन, एक्चुअली नहीं, आज की मार्केट इज़ 300 पॉइंट्स प्लस सो फार. येस्टरडे हमारी क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 900 समथिंग पॉइंट्स पे एंड सो या द मार्केट इज़ डूइंग वेल. मूविंग ऑन, आखिर कब तक मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स का बोझ उठाती रहेगी? एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स छोड़ के सैलरी लोगों से 5 गुना ज़्यादा टैक्स लेने का क्या इंसाफ है? At a recent press conference held at Karachi Press Club, members of the Salaried Class Alliance of Pakistan revealed a concerning imbalance जो पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर में है. FBR ने कलेक्ट किए ऑलमोस्ट 4.5 अरब रुपए इन इनकम टैक्स सैलरीड इंडिविजुअल से पहले 10 महीनों में ऑफ द फिस्कल ईयर 2024 से 2025. ये नंबर एक्सपेक्टेड है कि क्रॉस कर जाएगा 550 बिलियन बाय ईयर एंड. इसका कंपैरिजन अगर करें तो एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स को मिला के उनका सिर्फ टैक्स की जो पेमेंट्स थी वो 100 बिलियन की थी. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सैलरी क्लास पे डिसप्रपोर्शनेट बर्डन है और इस बर्डन का कोई लिमिट नहीं लग रहा. फिस्कल ईयर 19 में सैलरी क्लास ने सिर्फ 75 बिलियन टैक्स में पे किए थे. सो दिस इज़ मोर देन 7x का इंक्रीज 5 सालों में. करंट टैक्स रेट ऑन सैलरी क्लास इनकम गोज अप 35% प्लस 10% सरचार्ज कुछ इंडिविजुअल्स के लिए एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन आपकी यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, हेल्थ, एजुकेशन. जो असल बर्डन आता है बहुत क्रशिंग है. रिवाइज टैक्स स्लैब्स टू 2022-2023 लेवल्स, डबल द टैक्स एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड 50,000 रुपये महीने से लाख रुपए महीना. आप 10% सरचार्ज रिमूव कर दें, रिस्टोर करें टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स जो बहुत अच्छे थे. टैक्स नेट को एक्सपैंड करें ताकि एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर्स इंक्लूड हों जो अंडर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हालांकि उनका साइज़ बहुत ह्यूज है. कुमाल अली ने लैफर कर्व का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप रेट बढ़ाते जाएंगे तो रेवेन्यू घटेगा और ब्रेन ड्रेन बहुत तेज़ी से होगा, विच इज़ के इंटेलिजेंट पीपल एग्जिटिंग द कंट्री. विद इन्फ्लेशन डबलिंग आपके 3 साल में और इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड जो फ्रीज हो गए हैं, सैलरीड मिडिल क्लास बहुत स्क्वीज होती जा रही है. दे आर अनएबल टू अफोर्ड होम्स, कार्स. हालांकि एलीट सेक्टर्स एग्जेम्प्ट रहते हैं. SCAP की वार्निंग है कि अगर अपकमिंग बजट जून 10 को फेल करता है रिलीफ प्रोवाइड करने में टू द टैक्स सैलरी क्लास तो फिर बैटल कोर्ट्स तक जा सकती है. ये सिर्फ एक टैक्स का मसला नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है. अगर सैलरी क्लास खड़ी ना हुई तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, राइट? तो एज ऑफ नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा बजट. राना तनवीर हुसैन, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी, ने कहा है कि हुकूमत लोकली प्रोड्यूस्ड कॉटन पे 18% GST ख़त्म करने जा रही है ताकि फार्मर्स को रिलीफ मिले और डोमेस्टिक कॉटन की प्रोडक्शन बढ़े. ये बात उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस फोरम की डेलीगेशन मीटिंग में की थी. साथ ही कॉटन
کاٹن سیس لائبلٹیز کلیئر کرنے کے لیے اور کاٹن سینٹرل کمیٹی کو فائنینشلی اسٹیبل بنانے کے لیے پلان بھی ڈسکس ہوا ہے. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے ذریعے ٹیکس فری یعنی اور فیبرک امپورٹس کو لمٹ کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے تاکہ لوکل کاٹن کا استعمال بڑھے. پی بی ایف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کاٹن گننگ مشینری پہ کسٹمز ڈیوٹی کم کی جائے اور نئے سیڈ ورائٹی کو ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچایا جائے. فرٹیلائزر پرائسز کم کرنے کے لیے بھی ٹیکس ریلیف دینے کی درخواست کی گئی ہے. ایگریکلچر کو سپورٹ کیے بنا سسٹینیبل گروتھ ممکن نہیں ہے. رائٹ, یہ میسج بہت کلیئر تھا. سیلری کلاس پہ تو پہلے ہی بہت برڈن ہے اینڈ اب مل کے ابھی بیسک ضرورت پہ کے اوپر بھی مطلب 18% جی ایس ٹی نے مڈل کلاس کی کمر مزید توڑ دی ہے. لیکن اب ایکسپرٹس اور پالیسی میکرز نے مل کے اس ظالمانہ ٹیکس رجیم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ایس ڈی پی آئی کے ڈائلاگ میں انڈسٹری لیڈرز, ریسرچرز اور گورنمنٹ ریپس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ پیکیج ملک اور انفنٹ فارمولا پہ جی ایس ٹی کو فوراً 5% تک ریڈیوس کیا جائے. ڈاکٹر عابد سلیری نے بتایا ہے کہ 90% ڈیری سیکٹر انڈاکیومنٹڈ ہے اور 18% جی ایس ٹی نے فارمل سیکٹر کو ڈی موٹیویٹ کر کے 1.3 ٹریلین روپیز پہ انفارمل اکانومی کی طرف پش کرنا شروع کر دیا ہے. اس وجہ سے 500 سے زیادہ ملک پروسیسنگ یونٹس بند ہو چکے ہیں. محمد ناصر فرام فریز لینڈ کیمپینا اینگرو نے بتایا ہے کہ ٹیسٹڈ ملک پہ ٹیکس بڑھانے سے لوگ لوز انسیف ملک کی طرف جا رہے ہیں. یہاں 96% سیمپلز اڈلٹریٹڈ ہیں اور جب نیوٹریشن کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر نیشنل ہیلتھ کرائسس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان آلریڈی 40% سٹنٹڈ ریٹ کا سامنا کر رہا ہے. یہ ٹیکس نہ صرف ہیلتھ بلکہ انویسٹمنٹ اور فوڈ سیفٹی کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. نیسلے پاکستان کی عاتقہ میر نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ ان ملک کنورژن رک گئی ہے. اینگرو, نیسلے اور پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن سب نے ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھایا ہے ٹو برنگ بیک زیرو ریٹنگ ٹو اینڈ پروموٹ ڈاکیومنٹیشن. ڈاکٹر شہزاد امین نے بولا کہ سیف ملک از ناٹ اے لگژری, وہ ایک حق ہے. اور یہ بات پی ایس ایکس انویسٹرز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اینگرو فوڈز, نیسلے پاکستان اور دوسری لسٹڈ ڈیری کنزیومر کمپنیز کے مارجنز امپروو ہو سکتے ہیں. ڈیمانڈ فار پیکج ملک واپس بڑھے گی اور پھر فارمل سیکٹر میں سیلز کا ریوائول ہوگا جو اسٹاک پرائسز کے لیے بلش سگنل بن سکتا ہے. اور یہ نیوز ڈائریکٹلی کمپلیمنٹ کرتا ہے پہلے رن ڈاؤن سے جہاں سیلریڈ کلاس کی ڈسپوزل انکم کا ذکر ہوا. اگر ٹیکس ریلیف مل گئی اور فوڈ اسینشلز پہ ملتا ہے تو پھر اس کا اثر مڈل کلاس کی کنزمپشن پیٹرنس پہ پڑے گا اینڈ اوور آل فارمل اکانومی کو پش ملے گا. آخری بات یہ ہے کہ اگر حکومت صحیح فسکل ڈیسیجنز لیتی ہے جیسے کہ ملک پہ جی ایس ٹی کم کرنا, سیلری کلاس پہ سر چارج ہٹانا, تو نہ صرف پبلک کو ریلیف ملتی ہے بلکہ پی ایس ایکس انویسٹرز کے لیے بھی یہ نیا آپٹیمزم آتا ہے. دونوں رن ڈاؤنز مل کے ایک کلیئر میسج آتا ہے آگے وچ از ٹیکس ریفارم صرف نمبرز کے بارے میں نہیں ہے, اٹس اباؤٹ نیشنل گروتھ, ہیلتھ, اکنامک ریوائول. ریکوڈک کا پروجیکٹ اب صرف ایک مائننگ آپریشن نہیں رہا, یہ پاکستان کے اکنامک ریوائول کا پاور ہاؤس بن رہا ہے. بیرک گولڈ کے سینئر ایگزیکٹو مارٹن ہین نیوز نے کنفرم کیا کہ پہلے سائٹ پہ اب تک 1000 ورکرز کام کر رہے ہیں اور ہر چیز انکریڈبلی فاسٹ پروگریس کر رہی ہے. واٹر سپلائی سیکیور ہو چکا ہے, روڈز بن رہے ہیں, اکوموڈیشنز تیار ہیں اور $6 بلین کے فیز 1 کا میجر ایکوپمنٹ بھی پرچیز ہو گیا ہے. ہین نیوز نے کہا ہے کہ ایئر اینڈ تک فل تھروٹل پہ کام شروع ہو جائے گا, لیکن صرف انفراسٹرکچر نہیں, بیرک گولڈ کا فوکس ہے لوکل کمیونٹی پہ بھی. اور اسکولز, ہاسپٹلز بنا چکے ہیں اور اب ولیج ایلڈر سے اور ورکر سے مانگے گئے تو جواب دیے گئے کہ آپ نے تو سب لوگ لے لیے. That's the impact on the ground. سپلائی چین کانٹریکٹس میں بھی کلیئر کلاز ہے کہ لوکل ہائرنگ اور اسکل ٹرانسفر مینڈیٹوری ہے. ہر کانٹریکٹر کو پاکستان میں بیس بنانا ہوگا. بیرک گلوبلی 95 to 100% لوکل اسٹافنگ کر رہا ہے. پاکستان بھی اسی روٹ پہ چلے گا. ٹیکنالوجی سائٹ پہ بھی گیم چینجنگ چیزیں ہیں. 360 ٹن ٹرکس, لیٹسٹ مشینری, ایڈوانس ٹریلنگ فیسلٹیز سیٹ اپ کی جا رہی ہیں تاکہ لوکلز ہیوی ٹیک آپریٹ کر سکیں. سپلائرز کے لیے بھی لوکلائزیشن اور ٹریننگ کمپلسری ہے. فیز 1 میں 260,000 ٹنز کاپر اینول آؤٹ پٹ ہوگا, دیٹ از 40 ٹرک ڈیلی. فیز 2 میں 4 لاکھ ٹن تک ہوگا. ساری کاپر کانسنٹریٹ پورٹ قاسم سے ایکسپورٹ ہوگی, لیکن ریفائننگ انیشلی پاکستان میں نہیں ہوگی کیونکہ سمیلٹر وائبل تب ہوگا جب 3 ریکوڈک جیسے اسکیل پروجیکٹس ایکٹیو ہوں گے.
PSX investors के लिए significant इसलिए क्योंकि engineering, logistics, cement, financial services sectors, multiple listed companies को इसका indirect फ़ायदा हो सकता है, especially Arctic Cement, DG Khan Cement, Pioneer Cement, TRG, Airlink, Netsol, AGP और financial institutions, not a buy or sell call, involved in infrastructure financing. Recordec का scale और localization strategy पाकिस्तान की economic narrative को shift कर सकता है, जहां brain drain और disposable income के crisis के दरमियान ये project employment, skills और export का नया chapter लिख रहा है. और जब इस news को पिछले rundown से जोड़ दिया जाए तो फिर picture बहुत clear होती है कि tax reform, community relief और mega infrastructure projects एक नए revival cycle की तरफ इशारा कर रहे हैं. पाकिस्तान को अगर sustainable growth चाहिए तो Recordec जैसे all in projects और tax justice दोनों साथ चलेंगे. Now we're going to take a very short break before introducing you guys to our guest, Mr. Abid Suleri, जो पहले भी आ चुके हैं. He's an expert in everything food related. He's done a lot of work with think tanks in Pakistan. He does a lot of recommendations आपके regulators के लिए. So stay with us. अपना नाश्ता grab करें, आपकी coffee, chai, pancakes, omelets, whatever you have it. Get comfortable. It's going to be an interesting conversation. तब तक एक छोटी सी break लेते हैं. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I'll let you know that we have a guest with us. We have with us Mr. Abid Suleri, जो पहले भी आ चुके हैं हमारे show पे. We're going to especially ask him कि related to the food sector उनके क्या views हैं. What are we expecting from the federal budget? Thank you so much for being with us, Abid sir. जी बहुत शुक्रिया. सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या expectations हैं food sector related from the federal budget? देखिए फूड की डेफिनेशन जो है ये जो किसान पैदा कर रहे हैं खेतों से प्रोसेस्ड इंडस्ट्री तक जो कि फूड एंड बेवरेज है वो सब फूड में आता है. अगर हम इसको प्योरली रूरल एरियाज पे देखते हैं एग्रीकल्चरल जो एरियाज पे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ज़रूरी इनपुट जो हैं उन पे सेल्स टैक्स लगने की बात हो रही है. खा वो हमारे पेस्टिसाइड है या वो वीडीसाइड है या वो फर्टिलाइज़र है या वो ज़रूरी मशीनरी है तो उस पे रेवेन्यू बढ़ाने IMF की एक डिमांड है कि उस पे GST जो है वो लगाई जाए. दूसरी जो बड़ी डिमांड है वो जो एग्रीकल्चर से इनकम हासिल होती है उससे उस पे जो टैक्स की लेजिस्लेशन तो इस माली साल में होगी थी. अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चारों सूबे जो हैं वो अपने अपने डोमेन में वो ज़रूरी टैक्स जो है वो कलेक्ट करें. तो ये तो एक ब्रॉडर होगा जो कि फूड प्रोडक्शन पे है. उसके बाद अगर हम फूड प्रोसेसिंग पे आते हैं तो डेयरी इंडस्ट्री पे हमने देखा था कि जो पैकेज मिल्क है उस पे पिछले जो मौजूदा रवा माली साल है इस पे GST लगा दिया गया था जनरल सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से. इसी तरह जो फ्रूट जूसेस और जो बाकी कैंड फूड है उस पे एक जनरल सेल्स टैक्स लग गया था. अब वो जो जनरल सेल्स टैक्स डेयरी पे लगा उसका फौरी तौर पे नतीजा ये निकलता है कि आपका जो फ्रेश मिल्क है वो भी महंगा हो जाता है. तो जब आपका जो पैकेज मिल्क जो है टेट्रा पैक्स वगैरह जो हैं जब ये महंगे होते हैं तो ये एक बेंचमार्क बन जाता है फ्रेश मिल्क के लिए. अकॉर्डिंगली फ्रेश मिल्क जो है वो भी महंगा हो जाता है. इस साल भी जो डेयरी एसोसिएशन और मुख्तलिफ जो कंपनीज जो कि पास्चराइज्ड या अल्ट्रा हीट ट्रीटेड दूध जो है डब्बे का दूध वो बेचती हैं वो रिक्वेस्ट तो कर रही हैं FPR से और मिनिस्ट्री से कि इस टैक्स को कम किया जाए क्योंकि दूध में कहीं भी 18% दुनिया में GST जो है वो नहीं लगता. तो लेकिन मुझे इस पर कुछ चांसेस जो हैं बहुत स्लिम नज़र आ रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि इस पर ड्यूटी कम होगी. इसी तरह से जो हमारे फ्रेश जूसेस हैं या जो पैक जूसेस आते हैं उस पे भी GST लगने के बाद उसका गो के एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो कम हो गया. उस पे जो प्रोसेसिंग है उसमें लॉस हुआ. इसी तरह से जब डेयरी पे टैक्स लगा तो जो आपका फॉर्मल डेयरी सेक्टर था जो मुख्तलिफ ब्रांड थे जो कि लाइफ स्टॉक होल्डर से और जाके ज़िम्मेदारों से काश्तकारों से उनकी मुआशों के लिए उनको सपोर्ट दे रहे थे या उनके मिल्क कलेक्शन प्लांट थे तो वहाँ पे भी जो है हमें कमी देखने में मिली. लेकिन
اوور آل لگ یہی رہا ہے کہ فوڈ سیکٹر میں کچھ اور اشیاء جو ہیں وہ تو جی ایس ٹی رجیم میں آ سکتی ہیں، جی ایس ٹی کی کمی جو ہے وہ شاید میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. اوکے تو ایز فار ایز ہمارا ڈیری سیکٹر از ریلیونٹ رائٹ، تو 90% پاکستان کا جو ڈیری سیکٹر ہے وہ انفارملی آپریٹ کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پالیسی انٹرونشنز لی جا سکتی ہیں جو انکریج کر سکتی ہیں کہ لوگ فارمل اکانومی کا حصہ بنیں، لیکن آبویسلی بیکاز آف دا ٹیکسیشن لائیولیہڈز بہت تھریٹن ہوتے ہیں، تو کس طرح گورنمنٹ اسمال اسکیل پروڈیوسرز کو انسینٹیوائز کر سکتی ہے کہ وہ فارمل اکانومی کا حصہ بنیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ہر صوبہ میں اس وقت فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. ہر بڑے شہر میں فوڈ اتھارٹیز ہیں، اور جتنی بھی فوڈ ریٹیلرز ہیں وہ فریش ملک بیچنے والے ہوں یا وہ بیکریز ہوں یا کوئی بھی چیز یہاں پہ کہ فوڈ سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں وہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اب وہ جو رجسٹرڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان کو اگر اس پہ ایک سمبولک 1% ٹیکس لگا کے جو آپ کا فارمل سیکٹر ہے اس سے ٹیکس کم کر دیا جائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ 90% پہ اگر آپ 1% ٹیکس لگا دیتے ہیں اور وہ جو 10% ہے جو کہ آپ کا پیکج یا پروسیسڈ دودھ جو بیچ رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا اگر کم کر دیا جاتا ہے تو ایک تو جو ڈفرینس ہے پرائس ڈفرینس وہ بہت کم ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ فریش دودھ کی قیمت جو ہے اس کی ڈٹرمینیشن کا ایک جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈبے کا دودھ جو ہے پروسیس وہ کتنے کا بکتا ہے بڑے برانڈز کا، تو اس کے حساب سے فریش ملک کی قیمت جو ہے وہ اس کا تعین ہو جاتا ہے. تو اگر فریش ملک کی قیمت نیچے آتی ہے اور کلیکشن جو ہے ریونیو کلیکشن 1-2% ایک سمبولک ٹیکس لگا کے رجسٹرڈ آؤٹ لیٹ سے وہ پوری کر لی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ایک ون ون سچویشن ہوگی کہ آپ کے جو فریش دودھ بیچنے والے ہیں وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، اور آپ کے جو پروسیس ملک والے ہیں وہاں بھی انڈسٹری جو ہے انسینٹیوائز ہو سکے گی. پیسچرائز ملک یعنی کہ جو ابلا ہوا دودھ ہوتا ہے یا اس کو الٹرا ہیٹ ٹریٹ جو کیا جاتا ہے جس کو کہ آپ فریج میں رکھنے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈبے میں، اس کی طرف ہمیں تھوڑا سا مزید فوکس کرنا چاہیے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ڈبے کا دودھ زیادہ صحت کے لیے مفید ہے یا تازہ دودھ زیادہ مفید ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چوائسیز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر ایک فارمل اکانومی کا حصہ بن سکتا ہے یہ فوڈ سیکٹر تو اس کو ضرور فارمل اکانومی کا حصہ بنائیں. ڈیفینیٹلی. تو ریکوڈک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وچ ہیز اسٹارٹیڈ ناؤ ود بیرک گولڈ کمنگ ان ایز ون آف دا مین انویسٹرز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ اسپیشلی بینیفٹ کریں، جو ریکوڈک کے پروجیکٹ کی ساری جابس کریٹ ہوں گی، وہ ساری چیزیں انکم کریٹ ہوں گی، وہ کس طرح سے ہم ان کو اسکل کر سکتے ہیں اور اکوپ کر سکتے ہیں کہ لوکلز ہی بینیفٹ کریں موسٹلی اس چیز سے؟ دیکھیں جب ہم ریکوڈک جیسے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسپیشلی بلوچستان میں کوئی بھی پروجیکٹ اس وقت تک نہیں چل پائے گا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن. جو ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں انڈیا کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے اور باقی مختلف ممالک کی جو وہاں پہ ایجنٹس ملیٹنسی پھیلاتے ہیں، کہ آپ وہاں پہ جب تک لوکل اونرشپ نہیں ہوگی ان پروجیکٹس پہ سکسیزفلی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا. اور اس کو اونرشپ کو بڑھانے کے لیے نہ صرف مقامی آبادی کا اسکل سیٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مائننگ انڈسٹری کے مطابق جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں ان کو وہ ٹریننگ دی جائے، بلکہ وہاں پہ مائننگ آپریشنز اور جو باقی انسکلڈ لیبر ہے وہاں پہ مقامی آبادی کا جو ہے عمل دخل اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی ایک لوکل اونرشپ آئے اور وہ لوکل اونرشپ ہی پروجیکٹ کی سکسیس کا باعث بنے گی. So if we go back in history toward آپ کے 1970s اور 80s, that was a time جب بنگلہ دیش ایک بہت اکنامک کرنچ کے تھرو گزر رہا تھا، رائٹ؟ انہوں نے کچھ پالیسیز امپلیمنٹ کی، اسٹرکچرل ریفارمز لائے جو ٹیمپریرلی اگلے بہت سارے سالوں کے لیے لوکلز اسپیشلی جو آپ کے لوور انکم ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں اور ونریبل لوگ ہوتے ہیں، رائٹ، ان کی سفرنگ انکریز ہو جاتی ہے بیکاز اسینشلی آپ کی جتنا فوڈ فیول اور یہ والے خرچے ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. اور کیونکہ دے کمنگ ٹورڈ بینگ مور آف اے فری مارکیٹ فیئر اکانومی، تو اس کی وجہ سے وہ ریلیف بھی ہٹ جاتا ہے فرام اے لاٹ آف دا سیکٹرز جو پہلے ریلیف کی وجہ سے ور انجوائنگ مے بی
easier prices. इसके साथ साथ महंगाई बढ़ जाती है essential चीज़ों के लिए, and that with reduced income because of relief being removed, उसकी वजह से especially आपका जो गरीब है they really suffer. लेकिन eventually that economy for a short term sacrifice gets क्या कहते हैं एक long term benefit, right? Because overall economic stability, macroeconomic growth, exports becoming stronger because of the devaluation of the taka, all of this took place. So is there a way कि Pakistan, while maybe transitioning more away from regulated pricing और relief हटा के कि किसी तरह से हम अपने जो lower income households हैं उनको protect कर सकें, किसी तरह की दूसरी तरह की उनको एक I don't know, help them in some kind of way कि वो extreme crisis में ना पड़ें, because that is the catch-22, right? कि आप economy को fix करने जाते हैं तो especially lower income बहुत पिटता है. देखिए, हम यहाँ पे रिलीफ खत्म करने की बात नहीं कर रहे. कोई ये नहीं हो रहा कि आप रिलीफ खत्म करें. टारगेटेड रिलीफ की बात की जा रही है. रिलीफ का अगर हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करना, डीजल की कीमतें कम करना, उससे हम गरीब को फ़ायदा दे रहे हैं, तो फ़ायदा तो उसको पहुंच रहा है जिसके पास एसयूवी है या बड़ी गाड़ियां हैं. अगर हम मोटरसाइकिल वाले को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसको आप टारगेटेड सब्सिडी हमें देने की ज़रूरत है, ताकि जितनी मोटरसाइकिल वाले की एक महीने की कंजम्पशन है उतनी शायद एक बड़ी एसयूवी वाले की 2 दिन की कंजम्पशन होगी. तो जब आप जनरल सब्सिडी देते हैं तो आप ये देखिए कि आप फ़ायदा किसको दे रहे हैं. आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. इसी तरह से अगर आप बिजली के रेट जो हैं वो जनरली कम रखते हैं तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है जिसके घर में 4, 5, 6 एसी चल रहे हैं. उसका फ़ायदा 2 पंखे वाले को या 1 बल्ब वाले को कितना मिल जाएगा? तो इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया में रिलीफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है कि बजाय इसके कि रिलीफ जो है वो अनटारगेटेड रिलीफ हो, टारगेटेड रिलीफ हो, और वो इनकम के हिसाब से, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या बाकी मुख्तलिफ सूबे अपने सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स लेके आ रहे हैं, तो वो आमदनी के हिसाब से रिलीफ दिया जाए, ना कि वो एक जनरल रिलीफ हो जो कि अगेन मुराद याफ्ता तबका उससे फ़ायदा उठा जाए और बाकी सारे जो हैं उनका उसमें प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम हो. राइट. तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है, नेचुरली एक साइड इफ़ेक्ट जो हमने चाइना में भी देखा आफ्टर द 1980s व्हेन दे रियली स्टार्टेड गोइंग थ्रू देयर इंडस्ट्रियल बूम, राइट? तो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन ऑलमोस्ट एक गारंटीड कॉन्सिक्वेंस है जो आता है. तो कौन से फ्रेमवर्क्स नेसेसरी हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन के कॉस्ट पे ना आए? देखिए, आपको इस वक्त ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया चल रही है और चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ बहुत एक तो इजीली एक्सेसिबल है और दूसरा उनकी प्राइस बहुत कम है. तो इस वक्त हमें देखना ये होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हुए कि हम कैसे ग्रीन रह सकते हैं. गालबन आपके साथ पिछले प्रोग्राम पे हमने बात की थी सीबैम की कि यूरोप में उन चीज़ों पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि फॉसिल फ्यूल से बन रही हैं, डीजल से, पेट्रोल से, फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली से. अगर आपका जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो उस पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा. तो उस हिसाब से हमें अपनी इंडस्ट्री को इस वक्त आने वाले जो चैलेंजेस हैं जिसमें कि ये क्लाइमेट टैक्सेस पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा और उसके लिए हमें ग्रीन होना होगा. IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है जो कि प्योरली फोकस कर रहा है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस पे, उसको भी अगर हम देखते हैं तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहा है. जो क्लाइमेट रेजिलियंस फंड हमें मिला है, जो उसका रेगुलर प्रोग्राम है, उसमें चूंकि एनर्जी सेक्टर डेट को रोकने की बात की गई है, जिसकी वजह से एक तजाद आएगा कि सोलर पैनल्स को हम देखेंगे कि सोलर मीटरिंग, सोलर पैनल, उनके लिए शायद उस तरह के इंसेंटिव जो हैं वो ना हो, चूँकि उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ रहे होंगे. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये IMF की एक थोड़ी सी एक कैच-22 सिचुएशन है हुकूमत और IMF दोनों के लिए. इसका असर ये होगा कि कंज्यूमर वो ऑफ ग्रिड जाना शुरू कर देंगे. अगर आपने अपने घर पे सोलर लगवा लिया है तो आप अपने साथ बैटरी रख लेंगी. आप जो बिजली का रेगुलर बिजली का कनेक्शन है उसको वैसे इस्तेमाल करेंगी जैसे इस वक्त हम PTCL का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन के होते हुए. अगर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो
डिसरप्ट हो, वो बंद हो जाए, तो तब लैंडलाइन कनेक्शन याद आते हैं, वरना उसको महीनों उस पर बेल नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर सोलर पैनल्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाता है, सोलर मीटरिंग को अगर डिस्करेज किया जाता है, तो लोग जो है वो बैटरीज ले आएंगे अपनी, खुद से स्टोरेज करेंगे और ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पर जाना शुरू कर देंगे, जिससे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस मजीद बढ़ रहे होंगे। और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि हुकूमत और IMF को डिस्कस करना होगा, और इसका कोई प्रैक्टिकल वे आउट जो है वो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने सोलर पैनल्स को मेंशन किया, आई एम सो सॉरी, मैं सोलर एनर्जी के उसमें थोड़ी अंडर रेड हूँ। और करंटली आई बिलीव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था कि वी ऑल्सो हैव इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स फॉर टू, ताकि आपका सोलर एनर्जी इंसेंटिवाइज हो। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग ऑन दिस? शायद इस बजट में कुछ चेंजेस आ रही हैं। फिलहाल तो कुछ बैंक्स जो थे वो दे रहे थे आपको इंस्टॉलमेंट्स। ये जो सोलर नेट मीटरिंग है, उस पर शायद कुछ चेंज बजट से पहले भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। एक पॉपुलर पुशबैक आया जिसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि बजट में चूंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, यानी अगर आप बिजली नहीं खरीदते IPP से, तो जो पैसे देने पड़ते हैं उसको कम करना है। और अगर सारा पाकिस्तान सोलर पे शिफ्ट हो जाता तो जाहिर IPP से तो बिजली कोई नहीं खरीदेगा। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है हुकूमत के लिए कि सोलर को प्रमोट भी करना है और IPPs का जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है उसको भी रिड्यूस करना है। तो लेट्स सी कि इस बजट में उस पर किस तरह के जो हैं वो आते हैं इनिशिएटिव्स। तो अभी रिसेंटली एज वेल आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन आवर क्रिप्टो एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, उन दोनों ने अनाउंस किया कि 2000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलोकेट किए जाएंगे टुवर्ड बिटकॉइन माइनिंग। क्या आपको लगता है कि दिस कैन हेल्प, अगर ये एलोकेशन इफ इट प्रूव्स टू बी फ्रूटफुल? विच दे स्टार्टिंग विद 2000 मेगावाट्स, राइट, वी प्रोड्यूस आई बिलीव 43,000, हमारी डिमांड ड्यूरिंग पीक मंथ्स 30,000 होती है। तो आपको लगता है कि ये एक एफिशिएंट एलोकेशन है, एंड कि अगर ये फ्रूटफुल होती है तो मे बी दे कैन इंक्रीज द एलोकेशन, दिस कैन हेल्प विद द, ताकि आपके जो अभी आप मेंशन कर रहे थे कि द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कैपेसिटी अवेलेबिलिटी एंड यूसेज, मे बी दैट कैन बी मेट वहाँ से? इसको अभी शुरुआत है, जैसा कि कल जो थी फाइनेंस कमेटी पार्लियामेंट की, वहाँ पे बताया सेक्रेटरी फाइनेंस ने कि जब तक उसके रेगुलेशंस नहीं आते हैं, अभी तक 2018 के स्टेट बैंक रेगुलेशंस के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल है और बैन है। अब जाहिर है कि क्रिप्टो काउंसिल बन गई है, उसकी रिकमेंडेशन आएंगी, उन रिकमेंडेशन के नतीजे में रेगुलेशन बनेंगी, उन रेगुलेशन के बाद इस पे काम होगा। सो आई एम होपिंग कि शायद इस फाइनेंस बिल में बहुत से जो रेगुलेशन है उस पर काम शुरू हो जाए, तो तब आपको पता चलेगा। इट्स स्लाइटली टाइम लगेगा इसको। ये नहीं होगा कि आज 2000 मेगावाट हमने अनाउंस कर दिए कि क्रिप्टो के लिए और कल से वो वहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। उसकी सारी फिजिबिलिटी को देखना, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए उसको देखना, एक बिटकॉइन प्रोड्यूस करने के लिए देखना होगा कि कितने यूनिट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी दरकार है और वो किस रेट पे फिजिबल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगेन इट्स वेलकम बिगिनिंग, एक अच्छा इनिशिएटिव है। डेफिनेटली। तो सर, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आई नो दैट क्रिप्टो इज़ नॉट आपका एरिया ऑफ स्टडी, एंड आपकी जितनी एडवाइजरी होती है इट्स टूवर्ड डिफरेंट एरिया, लेकिन बिकॉज आप इकोनॉमी को पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें, सो जस्ट इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि अभी जो क्रिप्टो की रेगुलेशंस वी आर एक्सपेक्टिंग राइट टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर, मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो क्या आर दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सैंड बॉक्स, आर दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू कॉइन्स जो ट्रेड हो सकते हैं, आर वी एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ कंप्लीट फ्री मार्केट? बिकॉज एसेंशियली हमारा मेन कंसर्न इज कैपिटल फ्लाइट, राइट? तो अब नेचुरली क्रिप्टो बीइंग लीगलाइज, उसका मतलब है कि कैपिटल फ्लाइट बहुत आसानियों से हो सकती है। यू कैन एसेंशियली इन एसेंस थियोरेटिकली आप सिर्फ यहाँ से अपने वॉलेट से बाहर एक किसी वॉलेट में अपने क्रिप्टो कॉइन्स सेंड कर दें, वहाँ यू कैन एक्सेस देम, या इफ़ यू हैव योर फोन विथ यू आप बाहर पेमेंट्स वाया ये क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड्स भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग एरिया, स्पेशली फॉर अ कंट्री जो इतनी सीरियसली बैटल करने की कोशिश कर रही होती है कैपिटल फ्लाइट एंड सच अ टेरेबल imbalance of payments. तो आपके ओपिनियन में what do you think is going to come of this? अभी इस पे चूँकि
टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन, क्रिप्टो काउंसिल इज एसेंशियली टास्क फोर्स, एडवाइजरी फोर्स, तो उसकी एक रिकमेंडेशन आ रही है। लेकिन जो मेजर चीज़ जिसको हमें देखना है वो यही है कि जो हमारा फाटफ के जो कंप्लाइंस है वो इससे इफेक्ट ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लाइंस। सेकंड जो है वो साइबर सिक्योरिटी है कि आपके जो माइनिंग क्रिप्टो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे जाहिर है कि डाटा हैकिंग और साइबर अटैक्स, और हम एक ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है वो उसका सामना कर रहे हैं एक एग्रेसिव हमसाए के होते हुए। तो वो जो सेफ गार्ड्स हैं उनको सामने रखना होगा और उसके मुताबिक फिर देखना होगा कि किस तरह का मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए फिजिबल है। एंड क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो के लीगलाइज होने से हमारी जो लोकल क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट्स हैं, वी टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट या द कमोडिटी मार्केट, PSX एंड PMEX, तो आपको क्या लगता है कि उनकी डिमांड थ्रेटन हो सकती है? वैसे भी देयर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लो। ये डिपेंड करता है कि आपकी रेगुलेशन किस तरह की है और वो कैसे वो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स। हमने देखा है कि वेस्ट में जो अकाउंट्स लिंक होते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स के साथ, अगर वहाँ से टैक्स पे नहीं हो रहा होता तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो विदहेल्ड हो जाती है। वहाँ पे जो डाटा ट्रायंगुलेशन है वो इतनी एफिशिएंट है कि फौरी तौर पे पता चल जाता है। इसी तरह से यही मैं बात कर रहा था ना कि वो जो रेगुलेशंस हैं, चूंकि फाटफ की कंप्लाइंस का पहला पॉइंट ये होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, कैपिटल फ्लाइट अननोटिस्ड अनरजिस्टर्ड ना हो सके, तो अगर वो कंप्लाइंट होता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर चैलेंज होगा। लेकिन अगर उसमें उन लॉज की कंप्लाइंस नहीं होती है तो फिर एक मेजर चैलेंज बनेगा। तो मैनी ईयर्स अगो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पे एक टैक्स बेनिफिट मिलता था जो एक ओपन एंडेड टैक्स बेनिफिट था विदाउट एनी लॉकअप पीरियड। नेचुरली लोगों ने इसको थोड़ा सा अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, वो एक दिन पैसे डालते थे अगले हफ्ते निकाल देते थे, एंड दे वुड ऑल्सो क्लेम द बेनिफिट विच इज़ वाई देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव इट। क्या आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंसेंटिव आए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, एक्स परसेंटेज मिल सकती है इसमें से, लेकिन आपका लॉकअप पीरियड 1 साल है, डू think something like this is viable कि ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा and it can help reignite or ignite a certain kind of systematic investment plan culture in Pakistan? मेरा नहीं ख्याल। देखिए इस वक्त IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उसमें किसी किस्म की टैक्स एग्जम्पशन की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन जो आपके इंडस्ट्रियल जोन थे और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे वहाँ से भी टैक्स एग्जम्पशन जो है वो वापस जा रही है। तो उसमें इस तरह की कोई भी स्कीम जो है उसको जब तक हम IMF प्रोग्राम में है आई डोंट थिंक के कुछ ऐसी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है या रोल आउट की जा सकती है। बट पर्सनली आपको लगता है कि वुड दिस बी बेनिफिशियल? ये नहीं, फायदा इसका हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बजट IMF के साथ कंसल्ट करके बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें मैं इस तरह की कोई स्कीम जो है ना उसका आता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ। Definitely. Well, Abid Saab, thank you so much for being with us. It is always such a pleasure having you. And with you guys, I would like to remind you that, of course, in anticipation of the federal budget, there's just speculation going on in the market. There's no particular news, just पे कोई भी चीज़ चल रही है. There's a lot of अंदाज़े analysis being done, and सबकी अपनी राय है. Other than that, do keep an eye on the sectors. One thing I want to talk to you guys about is elastic and inelastic demand. So the reason I'm mentioning this is because a lot of people are concerned कि हमारा federal budget किस तरह से हमें affect करेगा हमारी investments को, right? If we're talking about the stock market. तो a good way to assess it is last time हमने बात की थी कि जहाँ tax increase होगा वहाँ revenue decrease होगा. Now that is more accurate toward चीज़ें जो fall करती हैं elastic demand में. Elastic demand होती हैं चीज़ें जो लोग forego कर सकते हैं. For example, inelastic demand is लोग बिजली यूज़ करेंगे, ठीक है, कितना ही आप कट डाउन कर लेंगे. आपको घर में आटा चाहिए है, राइस चाहिए है, जिस भी प्राइस पे आ जाए, चीनी चाहिए है, राइट? दिस इज़ inelastic demand. There's no room for change. इलास्टिक डिमांड इज़ फॉर एग्जांपल आप सोच रहे थे कि आपने अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है या आपने एक फ़ोन लिया तो आप सोचते हैं कि नहीं छोड़ने मैं अगले साल नया फ़ोन ले लूँगा. दैट इज़ इलास्टिक डिमांड. तो जहाँ इलास्टिक डिमांड होगी दोज सेक्टर्स आर गोइंग टू बी मोर अफेक्टेड बाय हायर टैक्सेस, और जो इन इलास्टिक डिमांड है दैट इज़ गोइंग टू बी लेस अफेक्टेड. इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू गाइज अबाउट थ्रू आउट दिस वीक आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज कि जिस तरह कुछ चीज़ें जो शॉर्ट टर्म में आपको बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आर बेटर फॉर योर कंट्री इकोनॉमिकली, राइट? हम जो देखते हैं
ایک ملک کو. تو ہم نے اسپیشلی بیکاز ہم نے بہت پیٹریوٹزم دکھایا پچھلے مہینے, رائٹ آفٹر ایوری تھنگ دیٹ ہیپن. اصل پیٹریوٹزم کمز ان وین اٹ کمز ٹو ڈوئنگ یور ڈیوٹی. آپ کا ڈیوٹی از ٹو یور کنٹری, ٹو ڈو یور پارٹ. میں اگر کہتی ہوں کہ آئی ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن مائی گورنمنٹ اینڈ ان کی پالیسیز, تو وہ میں تب حق رکھتی ہوں جب میں اپنے ٹیکسز پے کرتی ہوں. اگر میں خود ٹیکس ایویژن کر رہی ہوتی ہوں دین آئی کانٹ ریئلی کرٹیسائز سم ون ایلس کہ یہ کرتے ہیں, یہ اپنے گین کے لیے کرتے ہیں, دس از ہاؤ دے آر بینیفٹنگ فرام اٹ. بیکاز تھیفٹ از تھیفٹ, چاہے آپ بڑے اسکیل پہ کریں چھوٹے اسکیل پہ کریں, غلط ہوتا ہے. سو آئی وانٹ یو گائز ٹو ریلی ٹرائی اینڈ ڈیولپ. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ایک فیلنگ آف پیٹریوٹزم اور ڈیوٹی آپ کے ملک کے لیے, اسپیشلی جب آپ کی اتنی پولیٹیکل ڈفرینسز رہے ہیں ود یور پریویس رجیمز, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیولپ. لیکن اگر ہم ایتھیکلی اور مورلی فوکس کریں, بیکاز ہماری جو بھیڑ مینٹیلٹی ہے نا کہ اٹس فیشنیبل ٹو ہیٹ دا گورنمنٹ, وی ہیو ٹو اسٹارٹ thinking for ourselves کہ what is something that makes someone hate the government. That is how your economy is functioning in the previous run جب سے وہ government آئی ہے, right? So I want you guys to really keep these things in mind. Keep in mind that the federal budget is coming up on the 10th. I'm going to be making a video on that to explain it to you guys further. And of course on our show ہر روز Monday to Friday we have people جو آپ لوگوں سے especially آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں how everything happening in our country جس طرح وہ short term میں افیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو, جس طرح لانگ ٹرم میں افیکٹ کرتا ہے. So I hope you guys have a lovely weekend. Spend it studying, read, economy پہ books لے لیں. PDFs ہر book کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. If you don't want to buy the books, that's fine. PDFs نکال لیں. Read them on your laptop or your iPads or your phones or whatever is comfortable. It's important to educate yourselves. اپنے آپ کو investment کی طرف لائیں and let's go toward a more financially literate Pakistan. اور اب میں ملوں گی آپ لوگوں سے Monday کو at 11 AM on The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Take care of yourselves. Have a great weekend. خدا حافظ.